T20 वर्ल्ड कप जीतकर वतन वापस पहुंची भारतीय टीम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। वजीर आजम ने आलमी चैंपियन को दी शाबाशी। टीम का दिल्ली एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। मुंबई में आज शाम भारत की वर्ल्ड कप जीत का शानदार जश्न। फातेह टीम को मुबारकबाद देने के लिए परेड का इनेकाद। क्रिकेट शायकीन वालेहाना इस्तकबाल के लिए बेताब। टीम को दिया जाएगा ₹1.25 करोड़ का इनामी चेक। आस्ताना में जारी SCO इजलास में वजीर खारजा जयशंकर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पढ़ा पैगाम में एक दूसरे की खुदमुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करने पर दिया गया जोर। दहशतगर्दी की तमाम शक्लों के खिलाफ अज़्म का किया गया इआदा। हाथरस भगदड़ में हलाक हुए तमाम 121 अफराद की हुई शनाख्त। जिला इंतजामिया ने लाशों को लवाहिकीन के किया सुपुर्द। यूपी पुलिस ने हाथरस मामले में अब तक 6 मुलजिमान को किया गिरफ्तार। मैनपुरी से ग्वालियर तक की छापेमारी। बरतानिया में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। वजीर आजम ऋषि सुनक की कंजरवेटिव पार्टी का लेबर पार्टी से मुकाबला सख्त। 650 इंतखाबी हल्के बरतानिया की आइंदा हुकूमत का करेंगे फैसला। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। T20 आलमी कप फातेह भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आज दिल्ली पहुंचे तो उनका पुरतपाक खैर मकदम किया गया। दिल्ली पहुंचने के कुछ देर बाद ही टीम लोक कल्याण मार्ग पर वाक़ई वजीर आजम की रिहाइशगाह पहुंची। वहां टीम ने वजीर आजम मोदी से मुलाकात की। और T20 आलमी चैंपियन टीम इंडिया से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, हमारे चैंपियन के साथ एक बेहतरीन मुलाकात। 7 लोक कल्याण मार्ग ने आलमी कप जीतने वाली टीम की मेज़बानी की और टूर्नामेंट के दौरान अपने तजुर्बात पर एक यादगार गुफ्तगू की। T20 आलमी कप की फातेह टीम को आज शाम मुंबई में शानदार इस्तकबालिया दिया जाएगा, जहां भारतीय टीम फातेह ट्रॉफी के साथ विक्ट्री परेड में हिस्सा लेगी। उसके बाद टीम के खिलाड़ियों, कोचेज और सपोर्ट स्टाफ को एजाज से नवाजा जाएगा। विक्ट्री परेड की तैयारियों पर जॉइंट CP नजमुन्नस सत्यनारायण चौधरी ने कहा कि टीम इंडिया के इस्तकबाल की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। BCCI के साथ हमारी और BCCI के साथ आज भी और कल भी हमारा मीटिंग हुआ है। इसमें जो आने वाले लोग हैं उन नंबर्स को देखते हुए हमने मरीन ड्राइव पे ट्रैफिक का नियोजन किया है, बैरिकेड्स किया है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, लाइटिंग वो सब अरेंजमेंट किए हैं। उसके साथ साथ स्टेडियम जो है उसमें भी जो प्रोग्राम होने वाला है उसके लिए एक्सेस कंट्रोल है, एम्प्लॉयमेंट है, उसकी पूरी तैयारी हुई है। पब्लिक के लिए स्टेडियम जो है 4 बजे से ही खुला है, तो जो भी जिनको मैच ये जो प्रोग्राम देखना है वो टाइमली आके बैठे, ये हमारा अनुरोध रहेगा। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, ट्रैफिक के इंतजाम बहुत अच्छे से किए हैं और MCA को भी हमने कुछ इंस्ट्रक्शन इसमें दिए हैं, वो भी अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं। हमारे नामा निगार गौरव कुमार ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुनक़िद होने वाली इस शानदार तकरीब की तैयारियों का जायजा लिया, जहां आलमी चैंपियन टीम इंडिया को इस्तकबालिया दिया जाएगा। विश्व विजेता भारत आ चुके हैं। नई दिल्ली में उनका जोरदार स्वागत हुआ और अब बारी मुंबई की है। जी हां, मैं इस वक्त मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद हूं। ये वही स्टेडियम है जहां आज शाम जो है वो विश्व विजेता खिलाड़ियों को BCCI द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि यही वो जगह रहेगी जहां पर रोहित शर्मा एंड कंपनी को जो है वो BCCI जो है वो सम्मानित करेगा उनके दमदार प्रदर्शन के लिए। जिस तरह से उन्होंने वेस्टइंडीज में जाकर के साउथ अफ्रीका को फाइनल मुकाबले में हराया और T20 वर्ल्ड कप का खिताब जो है वो अपने नाम किया और भारतीय टीम ने ये 2007 के बाद किया है। तो यहां पर जो है वो शाम को एक सेरेमनी होगी जहां पर टीम इंडिया के इन खिलाड़ियों को जो है वो BCCI सम्मानित करेगा। और अभी ये स्टैंड्स जो है वो भले ही देखने में खाली लग रहे हों, लेकिन यकीन मानिए जब शाम होगी तो यहां पर देखने वाला नजारा एक दूसरा ही नजारा पेश करेगा, जहां पर यहां पर पूरे स्टैंड्स जो होंगे वो भरे होंगे।
और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हेमंत सोरेन ने तीसरी बार झारखंड के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया है। झारखंड गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस तरह हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के वजीर आला बन गए हैं। और अब बात करते हैं हाथरस हादसे से मुतालिक। हाथरस वाक़े के बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस नारायण साकर हरी और भोले बाबा को तलाश करने के लिए तेजी से काम कर रही है। हाथरस पुलिस की एक टीम ग्वालियर में नारायण साकर हरी के आश्रम पहुंची। इससे कबल पुलिस मैनपुरी आश्रम भी पहुंची थी, लेकिन भोले बाबा वहां नहीं मिले। हाथरस पुलिस मामले में कुछ खवातीन से भी पूछताछ कर रही है। रियासत के कई अजला में मुंतजमीन और सेवादारों के हवाले से छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस की मुतअद्दिद टीमें मुख्तलिफ अजला में छापे मार रही हैं। इसके साथ ही रियासती पुलिस दीगर रियासतों की पुलिस के साथ राब्ते में है। हाथरस हादसे में मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि ज्यादातर अफराद की मौत दम घुटने से हुई है। हाथरस हादसे के बाद लोगों को उनके घरों की महफूज वापसी के लिए रेलवे के जरिए इंतजाम भी किए जा रहे हैं। सिकंदराव स्टेशन पर कुछ ट्रेनों की इजाफी बैच के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। योगी हुकूमत ने हाथरस वाक़े की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन तश्कील दिया है। कमीशन नोटिफिकेशन जारी होने के 2 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। भगदड़ का वाक़या हादसा है या साजिश, कमीशन के अरकान इस जाविये से भी तहकीकात करेंगे। और मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मुड्डा में हज़ारों करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात हैं। इतना ही नहीं, वज़ीर आला सिद्धारमैया की बीवी के नाम पर मौजा की जायदाद को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करने का भी इल्ज़ाम है। इस मामले पर बीजेपी के तर्जुमान अशोक गौड़ा ने कहा है कि इस मामले की जांच किसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस या CBI से कराई जानी चाहिए। If they have any kind of responsibility towards the people of India and Kannadigas, Siddaramaiah should resign. First, Bhairathi Suresh should resign. And what are they trying to say? Now, 2 bureaucrats will investigate the case and submit the report. Is it right? Apparently, the investigation should be done by a retired chief justice in a detailed format, or CBI. Only then the truth will come out. First, before that, Bhairathi Suresh should resign, and Bhairathi Suresh should support the investigation. Judicial inquiry should happen. We are going to fight it. We are not going to leave this topic. We will fight till the end. और अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान में आज एक बड़ी सियासी पेशरफ्त में काबीनी वजीर और बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ज़राए के मुताबिक उन्होंने गुज़िश्ता 2 दिनों में दिल्ली में पार्टी के सीनियर मरकजी ओहदेदारों से मुलाकात की थी और अपना मौक़िफ़ पेश किया था। काबिल ज़िक्र है कि डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा ने लोकसभा इंतखाबात के दौरान मशरक़ी राजस्थान की सीटें ना जीतने के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि इससे पहले भी उन्होंने वज़ीर आला भजन लाल शर्मा से मुलाकात की थी और इस्तीफे की पेशकश की थी। लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त के बाद उन्होंने सरकारी सहूलियात का इस्तेमाल भी बंद कर दिया था। डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा ने अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा दे दिया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर श्री रामचरितमानस की एक चौपाई लिखी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आज नीट पेपर लीक के 7 मुलजिमीन को पटना की खुसूसी CBI अदालत में पेश किया गया। गुज़िश्ता रोज़ इन मुलजिमान से पूछगछ का आखिरी दिन था। इसी दौरान CBI ने तमाम मुलजिमान का मेडिकल टेस्ट भी कराया। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई तक रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे पर रहेंगे। वज़ीर आज़म मोदी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर 8 और 9 जुलाई को रूस का दौरा करेंगे, जहां वो 22वें भारत रूस सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस दौरान दोनों रहनुमा भारत और रूस के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात का जायजा लेंगे और बाहिमी दिलचस्पी के असरी इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे। उसके बाद वज़ीर आज़म मोदी 9 और 10 जुलाई को ऑस्ट्रिया जाएंगे, जहाँ वो ऑस्ट्रिया के सदर अलेक्जेंडर वॉन और चांसलर कार्ल निमर से मुलाकात करेंगे। ये 41 बरस में किसी भारतीय वज़ीर आज़म का
ऑस्ट्रिया का पहला दौरा होगा। इस दौरान वज़ीर आज़म मोदी भारत और ऑस्ट्रिया के कारोबारी रहनुमाओं से भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मॉस्को के साथ साथ वियना में भारतीय बिरादरी से भी बातचीत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आस्ताना में अपनी चीनी हममनसब वांग यी से मुलाकात की। SCO सरबराह इजलास के दूसरे और आखिरी रोज़ हुई इस मुलाकात में कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में जारी समिट में रुकन ममालिक के रहनुमा और नुमाइंदे शिरकत के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान दोनों के दरमियान सरहदी इलाकों के मसाइल के जल्द हल पर बातचीत हुई। सिफारती और फौजी ज़राए से समिट में दुगना कोशिशें करने पर भी इत्तफाक किया गया। डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि कंट्रोल लाइन का एहतराम करना और LAC के साथ अमन और हम आहंगी को यकीनी बनाना ज़रूरी है। उन्होंने ये भी लिखा कि बाहिमी एहतराम, बाहिमी हसासियत और बाहिमी दिलचस्पी के ये 3 उमूर हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात की रहनुमाई करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन विजय के तहत टाइगर हिल और टोलिंग की जंग की सिल्वर जुबली यादगारी तकरीब में शिरकत की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि आज हम एक ऐसे तारीखी लम्हे पर मौजूद हैं जहां हम 25 साल कबल अपने जवानों के जरिए टाइगर हिल पर झंडा लहराने के सुनहरे वक्त को याद कर रहे हैं। आज हम एक ऐतिहासिक पल में मौजूद हैं जब हम 25 साल पहले हमारे बहादुर जवानों द्वारा टाइगर हिल पर झंडा फहराने के सुनहरे पल को याद कर रहे हैं। 18 ग्रेनेडियर्स ने टाइगर हिल पर ही नहीं बल्कि तोलोलिंग और हम्प जैसी कठिन चोटियों और पहाड़ियों पर अपना परचम लहराया। इस विजय से लड़ाई का रुख बदलने में अहम भूमिका निभाई गई। हमारे पूर्व काल के लोगों ने अर्थात कि हमारे जो वेटरन्स हैं आपकी यूनिट के द्वारा सेना में सभी क्षेत्रों में सतर्क भूमिका निभाई और उन्होंने जो है निस्वार्थ कर्तव्य से अपना योगदान दिया है। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं उन यूनिट के शूरवीरों के बलिदान को भी याद करना चाहता हूं जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, जिन्होंने लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। कारगिल जंग में टाइगर हिल की शानदार जीत से 18 ग्रेनेडियर्स का जौहर नाकाबिले फरामोश है। इस शानदार जीत की सिल्वर जुबली पर DD न्यूज़ की नुमाइंदे विशाल बेरिस्टो ने कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर से बात की। उन्होंने कहा कि भारत ने टाइगर हिल पर जीत हासिल की थी। भारत उतना मजबूत बन चुका है कि दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कारगिल की लड़ाई में 18 ग्रेनेडियर्स ने अहम भूमिका निभाई थी और मेरे साथ हैं ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जिन्होंने जो उस वक्त कमांडिंग ऑफिसर थे। सर, आज हम 25 साल हो गए लेकिन वो लड़ाई हम कभी भी नहीं भूल सकते और टाइगर हिल तो अब लेगेसी और लेजेंड दोनों हैं, तो किस तरह की यादें हैं? जैसे आपने देखा कि जो टाइगर हिल की चोटी ये इसका सामरिक महत्व की चोटी थी और 16,500 फीट की ऊंचाई पर है और आप जानते हैं किस तरह पाकिस्तान ने धोखा देकर हमारे जो अग्रिम चौकियों थे उस पे मोर्चाबंदी की थी और इसी तरह एक भारी मोर्चाबंदी टाइगर हिल के ऊपर भी की थी। तो हमने जो घातक थे जिसको कमांडिंग ऑफिसर्स के कमांडो प्लाटून कहा जाता था, इन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ और बड़ी सूझबूझ के साथ और रस्से की मदद से जो टाइगर हिल का जो पीछे वाला जो हिस्सा है वहां से एक सरप्राइज हासिल करते हुए चोटी के ऊपर 3 और 4 की सुबह को पहुंचे थे और वहां पे जो टॉप है उसके ऊपर एक फुट होल्ड उन्होंने वहां पे एस्टेब्लिश किया था। ब्रिगेडियर साहब, आपने जो जीत हासिल की 25 साल बाद दुश्मन हिमाकत नहीं कर पाया, तो कैसा लगता है? और आगे भी नहीं करेगा। आपने देखा पाकिस्तान का आज क्या हाल है और आज की सेना हर तरह से पूरी तरह तैयार है। आप देखिए टेक्नोलॉजी में और आज तो जो लड़ाई के डोमेन हैं वो बढ़ चुके हैं। आजकल सर्वेलेंस ज्यादा इम्प्रूव है, टेक्नोलॉजी में हम अच्छी वेपनरी हमारे पास है और हम पूरी तरह से चाहे वो स्पेस का इन्वायरमेंट हो, चाहे साइबर का इन्वायरमेंट हो, चाहे टेक्नोलॉजिकली दूसरी हालात की जो चीज है और उस तरह से पूरी हिंदुस्तान की जो सेना है सक्षम है और सशक्त है पूरी तरह से। किसी भी प्रकार से चाहे वो चाइना की तरफ से हो चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो, और जैसे कहा कि पाकिस्तान तो ये हिम्मत दोबारा नहीं कर सकता। पाकिस्तान ये हिम्मत दोबारा नहीं कर सकता। ये हैं ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर और पूरे देश को इन पर गर्व है। कैमरामैन उत्तम के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, DD न्यूज़ दिल्ली।
करगिल जंग के फाते कैप्टन योगेंद्र यादव से दूरदर्शन के नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो ने बातचीत के दौरान बताया कि उन्हें भारत माँ का बेटा होने पर फख्र है। उन्होंने 257 फौजियों की जानों की कुर्बानी को सुनहरी फतह का एहसास भी करार दिया। कारगिल युद्ध और कैप्टन योगेंद्र यादव एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं और वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। हम मना रहे हैं 25वीं सालगिरह। 25 साल हो गए, लेकिन बार बार हर साल हम आपकी उस वीरता को याद करते हैं, हमारे देश की फौजों की वीरता को हम याद करते हैं। किस तरह के भाव आ रहे हैं आज, क्योंकि रजत जयंती है? सबसे पहले तो इस भारत माँ का बेटा होने पर और इस देश की सेना का सैनिक होने का गर्व होता है। गर्व होता है कि उन 527 माँ भारती के बेटे ने जिन्होंने इस स्वर्णिम जीत का वो हमें एहसास कराया अपने प्राणों की आहुति दे करके। आज मेरी बटालियन 25 साल पूर्व टाइगर हिल डे की जीत का जो जश्न आज हम मना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन 34 जवानों को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने इस जीत का सेहरा हमारे सिर के ऊपर बांधा। तो ये हमारे लिए बड़ी फक्र की बात है, गर्व की बात है। इतनी गोलियां खाने के बाद भी क्या वो जज्बा था जो आज आप परमवीर चक्र लिया आपने और आज आप खड़े हैं यहाँ पर? बिल्कुल है। ये सर, गोली भी तभी आप खा सकते हो जब आपके अंदर जीवन का पर्पज होगा। अगर मेरे पास पर्पज है तो पर्पज के बाद साथ में पैशन आता है, जुनून आता है, पागलपन आता है। अगर व्यक्ति के अंदर जुनून है, वो पागलपन है काम करने का, तो वो कुछ भी कर सकता है। और क्योंकि ये पर्पज ही उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। लोग कहते हैं यार दर्द नहीं हुआ। सर, जब जुनून होता है सर पे तो दर्द नहीं होता है। और वो जुनून का ही रूप था कि उन गोलियों की पीड़ा को सह पाया और आज आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। और ये है जुनून उस फौजी का जिसने गोलियां खाकर भी मौत को हराया और परमवीर चक्र हासिल किया। कैमरामैन उत्तम के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, दिल्ली। जुबली के मौके पर दूरदर्शन के नामानिगार विशाल बैरिस्टो ने शहीदों की वीर नारियों से बात की। उन्होंने अपने शहीद शौहर की कुर्बानी पर फख्र का इजहार किया। उन्होंने अपने बच्चों को भी फौज में भर्ती होने की तरकीब दी। मेरे साथ वो महिलाएं हैं जिनके पतियों ने भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और दोनों ने शहादत हासिल की। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रतिभा राजेंद्र यादव, लांस नायक अमर शहीद राजेंद्र यादव, सेना मेडल, धर्मपत्नी प्रतिभा यादव। हम 25वीं साल में सिल्वर जुबली बना रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको और किस तरह की यादें उनसे जुड़ी हैं? कितना गौरवान्वित आप महसूस करती हैं, क्योंकि पूरा देश उस लड़ाई को आज भी याद रखता है? 99 कारगिल युद्ध बहुत बड़ा युद्ध था और उसमें 527 सैनिकों ने अपनी शहादत दी है। उसी में से अमर शहीद राजेंद्र यादव भी सेना मेडल 30 मई 1999 को शहीद हो गए थे। तब वो शहीद हुए, तब मैं 3 महीने गर्भ से थी। हर एक सैनिक का यही होता है कि हम तिरंगे में लपेट कर आए, और उन्होंने जब यही बताया था कि युद्ध स्टार्ट होने वाला है और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो जो भी बच्चा हो, बेटा या बेटी, उसे सेना में जरूर भेजना। आपने क्या किया फिर? सर, मेरी बेटी है, 29/11/99 का उसका जन्म हुआ और अभी वो पढ़ाई कर रही है, और अगर उनके पापा का आशीर्वाद है और साथ रहा तो बिल्कुल उसे सेना में भेजूंगी। आपने कहा बेटी फौज में तैयारी कर रही है, फौज की तैयारी कर रही है, तो आपका परिवार का इतिहास है, आपके पति ने शहादत दी, बेटी को आपने किस तरह से बड़ा किया कि आपको फौज में जाना है और अपने पापा का सपना पूरा करना है? क्योंकि बहुत गर्व होता है जब पता चला कि राजेंद्र जी का सर्वोच्च बलिदान हो चुका और भारत माता के लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए हैं, तो मुझे तब लगा था, क्योंकि बहुत दुख हुआ था कि एक साथी का साथ छूट जाना। लेकिन जब एक छोटे से गांव से एक किसान का बेटा आज देश में अपना नाम कमाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तब सभी लोग कहते थे कि हमारे छोटे से गांव के बेटे ने बहुत गर्व हमें है और बहुत नाम ऊंचा किया है। तभी बेटी हुई,
तब बहुत दुख हुआ, लेकिन सब परिवार का साथ रहा, सास ससुर का, माता पिता का, सबका साथ रहा और सरकार का भी रहा और 18 ग्रेडियर से भी रहा, क्योंकि ये भी हमारा एक परिवार है। सबका साथ रहा। बेटी आज इतनी बड़ी हो गई है कि वो सेना में जाने के लिए तैयार है। आपकी बेटी सेना की तैयारी कर रही है और ये उसके पापा की दिली इच्छा थी। मेरे साथ एक और महिला है जो शहीद की पत्नी है। क्या नाम है आपका? श्रीमती नीलम देवी। नीलम जी, आपके पति का क्या नाम था और क्या आपको याद है? आज हम 25 साल हो गए उस बात को। लेस नायक श्री राजकुमार, जो 99 में शहीद हुए थे कारगिल युद्ध में। तो उस टाइम मेरे शादी को 3 साल हुए थे। मेरे एक लड़का है, 1 साल का था उस टाइम। आपका बेटा क्या कर रहा है? मेरा बेटा MBBS कंप्लीट करके MD की तैयारी कर रहा है। फौज में भेजने का कुछ मन है? MD करने के बाद है सर। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपना काफी कुछ खोया है, लेकिन देश के नाम, और आज देश इनका ऋणी है। कैमरामैन उत्तम के साथ में विशाल बेरिस्टू, डीडी न्यूज, दिल्ली। पूरे मुल्क को हमारे शहीद जवानों और उनकी कुर्बानी पर फ़ख्र है और सभी उन्हें खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ रुख करते हैं आसाम का। आसाम में सैलाब की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई है, क्योंकि दरियाए ब्रह्मपुत्र के साथ साथ कई दीगर नदियाँ भी कई इलाकों में ख़तरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 29 अजला के 2800 देहात में 16,25,000 से ज़्यादा लोग मुतासिर हैं। बुध को 8 अमवात की इत्तला मिली है। इस तरह इस साल मरने वालों की तादाद 46 हो गई है। 515 रिलीफ कैंपों में 25,000 से ज़्यादा लोगों ने पनाह ले रखी है। इस दौरान शुमाली बिहार में भी सैलाब की वजह से सूरत हाल काफ़ी संगीन होती जा रही है। कोसी, बागमती, कमला बलान, अधवारा और महानंदा समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। खगड़िया में कोसी 34.09 मीटर, मुजफ्फरपुर में बागमती 49.41 मीटर, सीतामढ़ी में अधवारा 62.10 मीटर, पूर्णिया में महानंदा 36.20 मीटर और मधुबनी में कमला बलान 50.44 मीटर बह रही है। दीगर नदियां जिनमें गंडक, बड्ढी गंडक, भोताही, बलान, लवाकिया और खरोई समेत दीगर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वाल्मीकि बैराज से तकरीबन 1.25 लाख क्यूसिक पानी छोड़े जाने से सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। इसके अलावा नेपाल के नारायण घाट से 1.64 लाख क्यूसिक पानी छोड़ने से गंडक बैराज की सतह में भी इजाफा हो रहा है। बिहार में गंडक बैराज के तमाम एहलकारों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और डैमों की मुसलसल निगरानी की जा रही है। नशीबी इलाकों में सैलाब और कटाव का खतरा काफ़ी बढ़ गया है। और अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा के अक़ीदतमंदों का एक और जत्था बालतल और पहलगाम के लिए रवाना हो गया है। अमरनाथ यात्रा के छठे दिन पंथा चौक के कैंपों से सख्त निगरानी के दरमियान जत्थे को बालतल और पहलगाम के लिए रवाना किया गया। रास्ते में जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए गए हैं ताकि किसी अक़ीदतमंद को सेहत से मुतालिक परेशानी होती है तो फ़ौरन इलाज किया जा सके। आलमी खबरों में बरतानिया में आज हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 सीटों के लिए आम इंतखाबात हो रहे हैं। इस बार बरतानिया की दो बड़ी पार्टियां कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी में सख्त मुकाबले की उम्मीद है। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का मुस्तकबिल दाव पर है। सुनक का मुकाबला लेबर पार्टी के लीडर कैर स्टारमर से है। स्टारमर इंग्लैंड में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साबिक डायरेक्टर और अप्रैल 2020 से लेबर पार्टी के लीडर हैं। बरतानिया के आम इंतखाबात में भारत निज़ाम वोटर काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं। यही वजह है कि हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव ने इस बार 30 भारतीय निज़ात को इंतखाबी मैदान में उतारा है। और ये थी इस वक्त की खास खबरें। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।